जिसकी मैथ्स में स्पीड है तो उसकी रीजनिंग में भी स्पीड होगी। ये साइंटिफिक बात है, वो चलता है साथ साथ, क्योंकि उसका ब्रेन वैसा डेवलप हो चुका है ना कि वो फास्ट फास्ट काम करेगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। मेरे 10-12 कॉपी सिर्फ मैथ्स की हो गई थी। सीजीएल 19 दिया मैंने, तो फाइनल मेरिट से मैं डीवी के बाद आउट। 2020 में भी फाइनल मेरिट के बाद डीवी से आउट, और 2021 में टाइपिंग लिस्ट 5 में नाम था तो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे पता कि होगा नहीं। ये मेरी सीजीएल की जर्नी है अभी तक की। उसके बाद सीएचएसएल भी मैंने दिया है था, लेकिन आज तक अभी सीएचएसएल मेरा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम 2021 का सीएचएसएल मेरा हुआ। मुझे जीएस में पता नहीं क्या ही आता होगा, 1-2 नंबर भी आता होगा कि नहीं आता होगा, मुझे कुछ याद नहीं पहले का, उतना पहले का तो 2019 की बात है। लेकिन मतलब मैं सोचती थी कि इसके बाद वाला तो अब कुछ होने वाला ही नहीं है, तो अब वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा लेट एग्जाम हुआ है, हालांकि इतना लेट का मुझे जरूरत नहीं था, 2019 के लास्ट में भी हो जाता। ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। ड्रीम तो बड़े ही देखने चाहिए, वरना वो पूरे फिर करेंगे क्या। ड्रीम कुछ होता है तो ही उसको पूरे कर सकते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली इस इंटरव्यू का हमें भी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, और जिस दिन का पूरा उमंग स्टडी परिवार इंतजार कर रहा था, वो दिन आखिरकार कल आई और राधा जी का सिलेक्शन हुआ। आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ये खुशखबरी दी। बहुत से स्टूडेंट्स के लगातार हमारे पास कई तरह के सवाल आ रहे थे कि सर राधा मैम का पूछ करके बताइए कि क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। तो जरूर आपका ये सवाल हम लोग यहाँ पे पूछेंगे। उससे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से राधा जी को ढेर सारी बधाइयां और इनके आगे के करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये भविष्य में बेहतर तरीके से भारतीय रेल को सेवा दे, जिससे कि हमारा भारतीय रेल और हमारा देश दोनों आगे बढ़ सके। तो राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। थैंक यू सर। तो बताइए, कल एक मतलब एक तरह से कही कह एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई। आपको तो पता था कि आपका पहले से सिलेक्शन होगा, हमें भी पता था कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कल जब आखिरी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई, उसके बाद कैसा महसूस हुआ? सर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब ये पहला एग्जाम था जिसमें मैंने शुरू से इंटरव्यू दिया है आपको। ऐसा तो मतलब और सारे एग्जाम्स में मतलब ऐसा कुछ कहीं बताया नहीं था मैंने। और सबसे पहली बार जब मैंने सीबीटी 1 के टाइम पे आपको इंटरव्यू दिया था, मतलब मैं शौक से गई थी देने के लिए कि एक तो मेरा एग्जाम भी काफी अच्छा गया था, आपको पता ही है। और मतलब मुझे लगा कि मैं जाके बताऊं, मुझे मतलब एक होता है ना, किसी किसी को अच्छा लगता है कि हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कैसा रहा एग्जाम और जो भी। तो उस दिन मैंने जो भी बोला और वो जो मेरा एग्जाम गया, और फाइनली वो बात सच हुआ, और आज हम एक उस एग्जाम के थ्रू एक पोस्ट ले रहे हैं, तो इसका खुशी है। और भारतीय रेलवे में एक पोस्ट ले पाना बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ करोड़ों करोड़ एप्लीकेंट्स होते हैं और वहां पे लाखों का सिलेक्शन नहीं बल्कि मात्र हजारों का सिलेक्शन हो पाता है। वो तो सर हर एग्जाम में ही वही बात है। जी। तो बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर, तो क्या आपके लिए बता पाना पॉसिबल है अभी? हाँ सर, बता सकते हैं। बताइए थोड़ा सा। प्रिपरेशन एक्चुअली मेरा स्टार्ट हुआ था आपका 2019 या फिर 2018 के दिसंबर से। सबसे पहले मैंने एक फॉर्म डाला था, उससे पहले भी मैंने फॉर्म डाला था, लेकिन वो ऐसा कुछ बस ऐसे ही एलपी का फॉर्म आया था शायद 2018 या फिर 17 में, याद नहीं मुझे। तो उसके प्री के टाइम मतलब मैंने क्लासेस की हुई थी, लेकिन एक होता है स्पीड या फिर उस पे पकड़ बनाना, मॉक टेस्ट या जो भी कुछ भी। तो वो सब मेरा कुछ नहीं था, बस मैंने ऐसे ही 2018 में शायद उसका प्री हुआ था अगस्त के टाइम पे, वो मैंने दिया था। धनबाद ही सेंटर था हमारा। तो उसका रिजल्ट मेरा क्वालिफाई कर गया था,
और वैसा मुझे कुछ आशा नहीं था कि वो क्वालीफाई करेगा भी। तो जब वो क्वालीफाई हो गया, तो जब मेंस के लिए शायद 1 से डेढ़ महीने करीब बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पकड़ बनाया जाए कि, और एक पीसीएम करके कुछ पेपर था उसमें, जो कि टेक्नीशियन के लिए मैंने भरा था उसके कारण से। तो उसपे तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साइंस बैकग्राउंड है मेरा। उसमें तो अच्छे खासे नंबर आ गए, वो मेरा पहला रिज़ल्ट था और मेरिट मेरी 8 नंबर से नहीं बनी थी उसमें। तो उस समय मतलब मुझे लगा कि हाँ, कि अगर मतलब कि बिना अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए, मीन्स मुझे सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, ना मॉक की ना कुछ की भी। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ हो पाएगा, कुछ कर ही लेंगे। तो उसके बाद से मैंने प्रॉपर फिर मतलब एक तरीके से जो पढ़ाई करना होता है सिंसियर होकर, वो मैंने 2019 के एप्रॉक्स मार्च के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। तो उस वक़्त मैथ्स के लिए उस समय गगन सर का कोर्स माई पाठशाला पे आया हुआ था, ठीक है? तो वो मैंने परचेज़ किया था, ठीक है? तो उन्होंने उसमें, हालाँकि आज जो गगन सर पढ़ाते हैं, पढ़ाते वो आज भी अच्छा है और उस समय भी अच्छा था। लेकिन उन्होंने उस समय इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया था ना कि उस कोर्स को ख़त्म मैंने कर लिया लास्ट तक। कोर्स को तो ख़त्म किया, लेकिन वो कोर्स ऐसा वो उन्होंने डिज़ाइन कर दिया था कि उसको आदमी रिवाइज़ नहीं कर सकता। कि मेरे बा 10-12 कॉपी सिर्फ़ मैथ्स की हो गई थी। तो मतलब मुझे पढ़ाने का तरीका, तो वो मुझे बस गगन सर से ये हेल्प हुआ कि मुझे सारे कुछ मिल गए, लेकिन अब मुझे रिवाइज़ करना है तो मैं कैसे करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और उस साल मैंने सीजीएल फर्स्ट टाइम दिया था। वो सीजीएल शायद 18 वाला पेपर था, जून में हुआ था। तो उस समय मैं कोर्स कर ही रही थी सर का, तो कुछ ढंग से हो नहीं पाया क्योंकि सीजीएल के पेपर के लिए स्पीड की काफ़ी ज़रूरत है। और एक दोस्त के कहने पे मैंने मैथ्स से पेपर स्टार्ट कर दिया था और मैथ्स मेरी शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आया था। तो कुछ उसमें मतलब मेरा हो नहीं पाया। हो जाता अगर शायद मैं किसी और सेक्शन से स्टार्ट करती तो, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में काफ़ी हेल्प मिली थी उसमें। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एज़ अ सीजीएल, एज़ अ सिंसियर एस्पायरेंट, मतलब कि सही ढंग से तैयारी करते हुए। देन आफ्टर फिर और चलता रहा, सीजीएल 19 दिया मैंने, आपको बताया भी था उस वीडियो में। तो फाइनल मेरिट से मैं डीवी के बाद आउट, 2020 में भी फाइनल मेरिट के बाद डीवी से आउट, और 2021 में टाइपिंग लिस्ट 5 में नाम था तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे पता कि होगा नहीं। ये मेरी सीजीएल की जर्नी है अभी तक की, और इस बार प्री दिया हुआ है, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं अब जो होगा। उसके बाद सीएचएसएल भी मैंने दिया है था, लेकिन आज तक अभी सीएचएसएल मेरा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम 2021 का सीएचएसएल मेरा हुआ और उसमें अभी तक मेरे 237 मार्क्स हैं। अगर इसका जॉइनिंग एनटीपीसी का देगा तो उसका डीवी हम स्किप करेंगे, और अगर जाएँगे भी तो सिर्फ प्रेफ़रेंस में डीईओ का पोस्ट डालेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। और अभी फाइनली आई एम सेलेक्टेड एज़ एमटीएस 2020 इन एट आईबीएम नागपुर, और अभी वहीं पे हूँ मेरा छोटा-सा कमरे में। और हाँ, और स्टडी अभी मैं प्रिपरेशन के बारे में बता रही थी, तो मैथ्स मैथ्स के बारे में मैंने बताया। फिर जीएस, मैं उन सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हालाँकि वो उनसे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, पहले उनसे कभी-कभी बात हो जाती थी। सबसे पहले वो पढ़ाते थे महिंद्रा में, जीएस गुरु के नाम से उस समय वो जाने जाते थे, रोहित सर। हमारे झारखंड के ही हैं, रांची के या फिर हजारीबाग तरफ के ही हैं। उन्होंने जब महिंद्रा में, मुझे जब पता चला था, मैंने उस समय उनका 1 घंटे का क्लास चला करता था 7 से 8 का शाम में, ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री। वो इतने अच्छे से और इतने डिटेल्ड तरीके से पढ़ाते थे कि मतलब एक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जीएस का मुझे फोबिया था शुरू से ही। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो जीएस
में कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अब फाइनली अब तो कुछ पढ़ना ही है, या तो सीजीएल को ले लो या फिर एनटीपीसी को ले लो, बिना जीएस के तो काम बनने वाला है नहीं। तो जब मैंने 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से ऐसे ही मतलब बातचीत में पता चला कि हाँ, वो एक है सर, तो मैंने एक वीडियो देखा उनका, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर वो डेली 1 घंटे का बैच लाते थे, तो मैं वो देखती थी। मैं स्टार्टिंग मेरा जीएस वहाँ से मैंने किया कवर, और काफ़ी अच्छा खासा बेस मेरा बन चुका था। फिर शायद सर फिर प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर लिए, वाईफ़ाई स्टडी वगैरह अनअकैडमी पे भी, अभी भी अनअकैडमी पे हैं सर। तो उनसे पढ़ा है मैंने। और प्री के टाइम पे जो भी था सर से ही, मतलब प्री के टाइम पे ऐसा, फिर जैसे तुरंत जब प्री हुआ तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि उस समय मेरा मेंस था, तो जस्ट मेंस देने के बाद मैं फ्री हुई थी। तो हालाँकि पेपर वाज़ मॉडरेट, मॉडरेट क्या ईज़ी भी था, तो ठीक गया था पेपर। और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के टाइम पे करंट अफेयर्स को जो रिवाइज करने का पूरा प्रोसेस था 2022 का, और थोड़ा 2019 पीछे सितंबर वगैरह से, उत्कर्ष क्लासेस है यूट्यूब पर। गौरव सर रसगुल्ला से फेमस है वो। तो उन उनका पढ़ाने का तरीका भी मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो कनेक्शन भी काफ़ी अच्छे कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और आपका क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन से वो आपको 10 क्वेश्चन रिवाइज करवा देंगे, स्टैटिक भी साथ में ले लेते हैं सर। उनका जो रिवीजन पर्पस वाला वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना? वो जो हमारे जो मतलब कि अगर रेलवे के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एसएससी का तो नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि एसएससी का कुछ क्वेश्चन ऊटपटांग लेवल का रहता है, तो वो कहीं से भी मैच कर पाना ऐसा सजेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही पाए, ठीक है? तो हम रेलवे पर्पस से बताएँगे, तो ये सर बिल्कुल सही है। उनकी भी क्लासेस जो रोहित सर की आती है, उनकी भी अभी काफ़ी क्लासेस आती है इंद्रधनुष अनअकैडमी पे। हालाँकि अभी उनके व्यूज़ काफ़ी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, तो मैंने इन्हीं 2 टीचर्स को अच्छे से फ़ॉलो किया है एज़ अ जीएस जर्नी, ठीक है? रीज़निंग के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रीज़निंग पता ही है, आसानी आती है और टाइम मैनेजमेंट का भी कोई इश्यू नहीं होता मुझे। तो वैसा कुछ नहीं। और मैथ्स भी मैंने जो तैयार किया वो सिर्फ़ सीजीएल के लिए तैयार किया। एनटीपीसी के लिए मैंने ऐसा तैयार नहीं किया, वो मेरा उसी में कवर हो गया। और इंग्लिश का तो यहाँ बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसा। ये थी प्रिपरेशन जर्नी मेरी, और ऐसा कुछ छूटा हो तो पूछ लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को काफी डिटेल में बताया। तो एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी जो आपका सीजीएल में आप एग्जामिनेशन देने वाली है, तो जी। आपका आखिरी ड्रीम कहाँ क्या है? मतलब कहाँ पे आप अपने आप को रुकता हुआ देखना चाहती है, फिर सीजीएल के आगे भी जाना है? सर ड्रीम तो बड़े ही देखने चाहिए, वरना वो पूरे फिर करेंगे क्या? ड्रीम कुछ होता है तो ही उसको पूरे कर सकते हैं हम। सर चाहिए तो, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो अभी मैं इस वीडियो में वो बताना नहीं चाहूँगी। क्योंकि सीजीएल से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है और बुरा भी, तो अभी क्या ही बोले, देखते हैं। ऐसा मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगा, बट जो पोस्ट चाहिए वो मिलती है या नहीं मिलती है, अभी कह पाना कुछ सही नहीं। सीजीएल से जुड़ा हुआ ही एक सवाल है। अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में भी ये चर्चाएं होती रहती हैं कि अक्सर सीजीएल के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए रेलवे का एग्जामिनेशन काफी आसान हो जाता है। तो ये इसके बारे में आपका क्या राय है? सर बात तो दरअसल ये है कि जैसे कि रेलवे जो एस्पायरेंट होते हैं, उन उनमें और सीजीएल के एस्पायरेंट में, क्योंकि दोनों के पेपर में भी काफ़ी डिफरेंस आ ही जाता है। हालाँकि इस बार का एनटीपीसी का मेंस का लेवल अच्छा खासा था। प्री का लेवल तो मेरे समय में तो नहीं था, बाद वाले पेपर में थोड़ा हुआ था, वो भी जीएस का लेवल बढ़ा था। सीजीएल के एस्पायरेंट्स होते हैं कि वो उनका मैथ्स अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उनका मैथ्स, ठीक है ना? टाइम मैनेजमेंट उन्हें आता है। हमें 1 घंटे में पेपर कंप्लीट करना होता है 100 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग 55 मिनट्स मानकर चलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की इश्यू हमें आती नहीं।
कितना भी लेंथी पेपर बना देगा वो एनटीपीसी वाला, तो फिर भी वो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हमारे पास नहीं होगा। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये हो जाता है। दूसरी चीज, जीएस जो एसएससी की होती है और जो रेलवे की होती है, रेलवे की जो जीएस है ना, वो अगर आप 50 मान लो, मेंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 50 क्वेश्चन है, तो आपके 75 क्वेश्चन तो मतलब कि अगर जिसने एसएससी के लिए अच्छे से पढ़ा है तो 75 क्वेश्चन उसका कहीं, मतलब 75% क्वेश्चन उसका कहीं नहीं रखा हुआ, मतलब कि वो कर जाएगा। भले उसमें कुछ गलत होंगे वो अलग चीज है, लेकिन एसएससी का में जीएस में वो 15 क्वेश्चन उठपटांग डालेंगे कि क्या डालेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, और तुक्के से सही हो जाएगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे वेटेज की बात आ जाए, प्री में वेटेज शायद 60 नंबर था ना, मैथ रीजनिंग में 60 नंबर था। तो जो सीजीएल वाले स्टूडेंट है ये 60 में से 55 प्लस तो उठाएंगे ही उठाएंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। अगर वो सीरियस सीजीएल एस्पिरेंट है तो वो 55 प्लस उठाएगा ही उठाएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके पास टाइम की इशू ही नहीं है। कितने 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, 1 मिनट से ज्यादा ही टाइम मिल रहा था ना, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, हाँ 100। हाँ, तो अगर हम 1 मिनट करके भी देंगे तो 60 मिनट में, और सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि इसमें 1 मिनट लगे, और सारे ऐसे भी नहीं होता कि 1 मिनट से बहुत सारे कम में हो जाते हैं, उसमें ही समय लगता है। जैसे मेरा ही गया था, शायद मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही छोड़ा था मैथ्स का, सीआई का क्वेश्चन छोड़ा था शायद मैंने प्री के टाइम पे। वो वो पता नहीं, मेरे को नहीं आ रहा था, जो भी हो रहा था उस वक्त वो मुझे याद नहीं है। तो ये चीज हो जाती है कि उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग होगा, अगर वो बेसिक से भी जाएंगे तो भी समय बचेगा उनका। रीजनिंग में तो उतना कुछ दम ही नहीं रहता। अब पजल वगैरह भी है, तो अगर स्पीड है, जिसकी मैथ्स में स्पीड है तो उसकी रीजनिंग में भी स्पीड होगी। ये साइंटिफिक बात है, वो चलता है साथ साथ, क्योंकि उसका ब्रेन वैसा डेवलप हो चुका है ना कि वो फास्ट फास्ट काम करेगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है एसएससी के बच्चों और सीजीएल के बच्चों में। फिर एक चीज और होती है कि रेलवे की एग्जाम्स फिलहाल देखा जाए तो कितना भी अगर एसएससी लेट करे, हालांकि अभी तो एसएससी काफी सही टाइम पे सब कुछ चल रहा है, तो काफी टाइम पे होता है। इनके जो प्रॉपर रेलवे के बच्चे होते हैं उनको टेंशन नहीं है दूसरे एग्जाम का, वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। ये है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में लगे हुए रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, सब कुछ चलता रहता है, तो ये फैक्टर भी मायने करता है। थोड़ा सा लक फैक्टर भी मायने करता है कि जैसे कि अगर सब कुछ सही है ठीक है ना, लेकिन अब जीएस जैसे होता है, जीएस में कभी कभी लक फैक्टर काफी मायने कर जाता है। जैसे हम मॉक्स देते घर में, तो एक मॉक में मान लो सीजीएल की बता रही मैं, तो एक मॉक में मान लो 160 चला गया या 170 चला गया, एक मॉक में 140 रह गया। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? जीएस सेक्शन में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और या फिर एसएससी वाले हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे जीएस का पेपर आपके फेवर में आ गया, कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं आया, तो सीजीएल वालों की तो बल्ले बल्ले। मैथ रीजनिंग उनके हाथ में, जीएस अगर आपके फेवर में आ गया 70% तक फेवर में आ गया, 65% तक फेवर में आ गया, मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा 60% भी फेवर में आ गया, तो फिर पेपर में बचा क्या? कुछ तो नहीं बचा। मेरे सीबीटी 1 का तो 86.33, वो तो पेपर, उसको तो हलवा पेपर बोलेंगे हम, नॉर्मलाइज होके 96.96। जो पेपर में सिलेक्शन हुआ मेरा 90 मार्क्स थे, तो एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन कितना 70 का पेपर था ना शायद, मैथ और रीजनिंग का। तो जहां तक मुझे ध्यान है 65 से नीचे तो नहीं गया होगा मेरा इन दोनों में। जब 65 इधर ही चला गया तो 90 टच करने में मुझे कितने नंबर चाहिए? सिर्फ 25, जस्ट कितने 50%। तो 50% जीएस आराम से किया जा सकता है। रेलवे के रेलवे जैसा पैटर्न पे क्वेश्चन बनाता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन। जो अटपटा क्वेश्चन है आप उसको सीधा स्किप कर दीजिए ना, वो 120 में 120 ला के थोड़ी आप कुछ करने वाले, या फिर मार भी सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ 90 से 95 क्वेश्चन मेरा करेक्ट है,
अरे 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो कितने जाएंगे? इस बार तो वो भी नहीं था ना, परसेंटाइल वगैरह का भी कुछ इशू था नहीं। मेंस के टाइम पे एक में हो रहा था पेपर, तो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगा कि क्योंकि मेरा नंबर घटा है, सिर्फ लेवल 2 में 1 नंबर बढ़ा है, वो शायद एक क्वेश्चन कुछ गलत था इसके कारण से। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के यही होता है कि हालाँकि मुझे जैसा पता है कि इस बार भी जितने का सिलेक्शन हुआ है, तो 80 टू 85% कैंडिडेट मुझे लगता है सिर्फ जो वही है जो सीजीएल वाले ही हैं, रेलवे वाले, जो प्रॉपर रेलवे की तैयारी करे वो नहीं है। अब ये बात सही है या नहीं है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अनुमान से और जैसा सुनने में आया और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, तो उससे मुझे यही बात पता चल रही है। एक सवाल आपसे मेडिकल के रिगार्डिंग है। चश्मे को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में काफी सारे मिथ है, काफी सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि आप भी चश्मा लगाती हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी पोस्ट मिली, और आपकी सर, पहले से ही अनुमान क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या था? तो ये तो बारे में आपसे बात भी हुई थी सर, मैं कितना कंफ्यूज थी इसको लेके कि साइको देने जाऊं या नहीं जाऊं। तो वो तो मैं गई थी पीएमसीएच, तो उन्होंने सर्टिफिकेट वो बोले कि हाँ ए टू फिट है। तो हालांकि वहां जो चेकअप होता है और जो एक्चुअल में चेकअप होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा। तो जब मैं लेवल 6 का देने जा रही थी, उससे मैंने पहले प्राइवेट से चेकअप करवाया था। उन्होंने बताया था कि ए टू मेडिकल आप फिट नहीं होगे, क्योंकि मेरा एक 6/9 और एक 6/12 है। तो मैं ठीक है, एग्जाम तो मैं देने चली गई थी। और फिर इन्होंने साइको के टाइम पे भी ये सरकारी पे चेक हुआ और इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये तो मेरे को फिट दे दिए थे। लेकिन वहां जब चेकअप हुआ तो मेरा मेडिकल आया, स्टैंडर्ड A3 आया मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड। तो वहां पर चेकिंग की प्रोसेस अलग है ना, वहां पे एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है ब्लैक टाइप का, और उसमें गोल गोल रहते हैं सी बने हुए, और सिल्वर सिल्वर टाइप के, और अंदर से लाइट निकलते हैं। तो ऐसे एक एक को हटाकर उसका फेस किधर घुमा हुआ है इस टाइप से करके, वो तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। जिनको चश्मा एक दो 5-6 हमारे बैच के थे जिनको चश्मा नहीं था, लेकिन उनको चश्मा लगा। मतलब उनको बोला गया कि चश्मा आप बनवा के, और पेपर भी चाहिए जो डॉक्टर का, और उसमें स्टैम्प वगैरह साइन वगैरह करवा कर, इस टाइप से। तो मुझे A3 मेडिकल मिला था। तो मैं मुझे शुरू में पता ही था कि मुझे नहीं मिलने वाला, क्यों, इसलिए मैंने साइको की तैयारी भी नहीं की थी। मैंने ये भी बात बताया था कि मैं साइको इसलिए, क्योंकि मैंने सिर्फ बस दे दिया कि चलो लिस्ट में नाम है तो दे देते हैं। हालांकि मुझे पता कि ना स्टेशन मास्टर मुझे मिलेगा ना गुड्स गार्ड मिलेगा। वही हुआ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वही स्टेशन मास्टर, फिर कमर्शियल अप्रेंटिस। तो कमर्शियल अप्रेंटिस कोलकाता में ओनली 2 सीट्स, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ था, उतना मार्क्स तो नहीं था मेरा। क्योंकि वो फर्स्ट एग्जाम था और मुझे ना आइडिया नहीं था एक्चुअली कि मतलब अच्छा लेंदी पेपर दे देंगे, तो मतलब कि मार्क्स ठीक ही थे, स्टेशन मास्टर तो मिल ही जाता अगर साइको के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते, तो अगर A2 मेडिकल होता मेरा तो। लेकिन सीए नहीं मिलता, क्योंकि शायद अच्छी खासी कट ऑफ गई थी उसकी। और उसके बाद मेरा जीजी का पोस्ट था। तो जीजी वही A2 के चलते नहीं मिला, उसके बाद मेरा ये सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पोस्ट मुझे मिली है। और ये रिक्रूटमेंट काफी लंबा रहा। 2019 में फॉर्म भराया, उसके बाद 20 में एग्जामिनेशन के लिए आंदोलन हुआ, तब जाकर के एग्जामिनेशन हुआ। फिर बीच में कोरोना आया, उसके बाद रिजल्ट को लेकर के रिवाइज रिजल्ट हुआ। काफी लंबा जर्नी रहा। काफी तो इस काफी ओवरऑल जर्नी को आप कैसे देखते हैं? एक अगर सही मायने में देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइड भी है और दूसरा नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड की इतना लेंदी प्रोसेस, ठीक है। और पॉजिटिव साइड ये कि जब मैंने फॉर्म भरा तब एक्चुअली में मैंने जीएस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। हालांकि मैं इसके इसके मोटिव से मैंने स्टार्ट नहीं किया मैंने सीजीएल के ही, क्योंकि सीजीएल में भी चाहिए। और मुझे जीएस में पता नहीं क्या ही आता होगा, 1-2 नंबर भी आता होगा कि नहीं आता होगा, मुझे कुछ याद नहीं पहले का, उतना पहले का तो 2019 की बात है। लेकिन मतलब मैं सोचती थी कि इसके बदौलत तो अब कुछ होने वाला ही नहीं है, तो अब वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो
अगर थोड़ा सा लेट एग्जाम हुआ है, हालांकि इतना लेट का मुझे जरूरत नहीं था, 2019 के लास्ट में भी हो जाता ये कुछ तब। ज्यादा ही लेट हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही लेट, तब तक मैंने प्रिपेयर कर लिया था इतना। ये तो 2019 फैब फैब की पोस्ट, मतलब अभी 4 साल हो जाएंगे, बस कुछ ही दिन बाकी है। और 2020 30 दिसंबर 2020 को मेरा पेपर हुआ था, जो कि जुलाई तक चला, पूरा सारा फेज कंप्लीट होते होते, है ना। दिसंबर जनवरी 2021 में रिजल्ट आया, क्या 2022 में आया, 2022 में, 2022 में। 2022 में, हाँ। फिर रिवाइज रिजल्ट एंड देन फिर ये लेवल 6 4 5 2 3। और मतलब मुझे ये भी था कि अगर ये एमटीएस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये प्रोसेस हो जाता, तो ये एमटीएस जो अभी मैं वर्किंग हूँ, ये एक सीट बचती तो किसी और को मिलती। ये एक बेनिफिट है, होता दूसरे के लिए भी। मुझे भी इतना धनबाद से या नागपुर, काफी मुझे भी बहुत परेशानी हुई यहाँ फिलहाल सेटल होने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और राधा जी का सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन है, शायद इनका सेंटर धनबाद है, चूंकि ये भी धनबाद से ही है। तो हम लोग इनका स्टूडियो में एक डिटेल्ड लाइव इंटरव्यू करेंगे, जहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के सवालों को डायरेक्टली हम लोग पिक करेंगे। तो उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसका इसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग राधा जी के साथ करेंगे तो आपके सवालों को जरूर हम लोग पिक कर लेंगे। मिलते को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।